आगे बढ़ते हैं हम। त्रिपिटक जो हमारा त्रिपिटक है, दैट इज आपका बौद्ध ग्रंथ है ये, जो कि इसका मतलब होता है तीन टोकरियां। राइट, सुत पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। सुत पिटक सबसे बड़ा आपका ग्रंथ होता है और इसमें महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का सार संग्रह है। और इसके 5 निकाय हैं: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय। ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपका जो दीर्घ निकाय और अंगुत्तर निकाय है, इसके अंदर आपके महाजन पदों की व्याख्या की गई है। इसमें बताया गया है कि महाजन पद कैसे हैं, किस किस प्रकार के नगरीकरण हुआ है। राइट, तो इसलिए इसको आपको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। विनय पिटक के अंदर तो इसमें भिक्षुओं और के आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं। और अधिधम पिटक के अंदर आपके इसके अंदर बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है। राइट, स्तूप स्तूप बताया था मैंने कि जो बुद्ध की अस्थियां हैं, जिनको जहां पर अवशेष हैं, उनको संग्रहित करके रखा गया था। जहां जहां दक्षिण भारत में, उत्तर में, तो जहां जहां संग्रहित किया गया था उन स्थानों को स्तूप कहा गया है, जो कि एक जो सोने के बक्से के अंदर, जैसे ताबूत के अंदर रखे गए हैं और मिट्टी के ताबूत के अंदर भी रखे गए हैं, तो उनको स्तूप कहा गया है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको स्तूप का मतलब बता रही हूँ कि आखिर में स्तूप का मतलब होता क्या है। राइट, तो ये है आपका बौद्ध ग्रंथ, जिसके अंदर की आपका महाजन पदों का उल्लेख किया गया है। आइए इसको आगे डिटेल से पढ़ते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके ओके, राइट, ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ठीक है, इसके पार्ट 2 में बनेगा, क्योंकि बिकॉज बहुत लंबी वीडियो होने वाली है ये। ओके, ठीक है। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है। और जो 1000 ईसा पूर्व के बाद लोहे की खोज हुई है, 16 महाजन पद मीन्स कि जन, यानी मनुष्यों का जन, ये कबीलों में रहते हैं, फिर उनके पास औजार थे, लोहे की चीजें थी, तो उससे क्या किया कि एक कबीले ने दूसरे कबीले के ऊपर कब्जा कर लिया, तो उसको अपने साथ मिला लिया। तो इस तरीके से जन मिलके महाजन पड़ा और महाजन मिलके महाजन पद बना। ठीक है, जहाँ औजारों का निर्माण हुआ और इसीलिए छोटे छोटे कबीले आपस में मिले और एक दूसरे पर कब्जा करके जन जन बने, और फिर जन से जनपद बने, और फिर जन से जनपद से महाजन पद बने। राइट, जैन ग्रंथों में भी भगवती सूत्र में महाजन पदों का उल्लेख है। तो ये जैन ग्रंथ नहीं है, ये तो बौद्ध ग्रंथ का ही हिस्सा है, जो मैंने आपको बताया कि 16 महाजन पद होते हैं। राइट, तो आपको इनकी जो ये राजधानियां मैंने लिखी है, ये 16 महाजन पद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी यूजीसी नेट में कहीं से भी आपका बौद्ध ग्रंथ के बारे में पूछ लेता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। राइट, मगध, अंग, वज्जी, काशी, वत्स, कौशल, मल, पांचाल, चेदी, क्रूक, अवंती, अस्मक, शेरसेन, मत्स्य, गांधार, कंबोजिया, आपके 16 महाजन पद हैं, जिनका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में किया गया है। और ये उनकी राजधानियां हैं: राजगृह, चंपा, वैशाली, वाराणसी, कौशाम्बी। और यहीं पर जो 11 स्थल ऐसे हैं जहां पर कि बौद्ध की अस्थियां स्तूप बने हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चनों में। राइट, ग्राम को ऋग्वेद में जन यानी मनुष्यों का निवास स्थान और यजुर्वेद में आजाद नातेदारों का समूह कहा गया है। यजुर्वेद के अंदर हमको रिश्तेदारियां बताई गई हैं, इस वजह से यजुर्वेद का भी इसमें एक्सप्लेन किया है। राइट, ऋग्वेद के अनुसार ग्राम कृषिग्रत है और ग्राम में पशु, घोड़े, ग्राम का मीन्स में जहां पर कि आपका जो घरेलू पशु हैं वो सब पाले जाते हैं, अन्न भंडार होता है, कृषि की जाती है। राइट, आगे है उत्तर वैदिक काल में हमने अनेक ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों में युद्ध अभियान चलता था। हमने जो हमारे उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद और अथर्ववेद, तो इनके अंदर बताया गया है कि आपस में जो है एक कब्जे एक दूसरे पे आक्रमण करके कब्जा कर लेते थे। तो इसी तरीके से उनके जो अनुष्ठान भी वो लोग करते थे, पंडितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराए जाते थे। ठीक है, अभियान चलाया जाता था, राजसूय यज्ञ कराया जाता था। ये सब उत्तर वैदिक काल में हमको बताया गया है। ये मतलब जो उनके ग्रंथ थे उससे हमको पता चला है। ठीक है, आगे मैंने इसमें अर्थशास्त्र के बारे में भी एक्सप्लेन किया है, बिकॉज अर्थशास्त्र इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिकॉज इससे जो आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो अभी जो जून में आया है, दैट इज अर्थशास्त्र और धर्मसूत्र, और त्रिपिटक और धर्मसूत्र। राइट, त्रिपिटक और धर्मसूत्र, तो इनका आपका कोई सा भी क्वेश्चन हर साल आना ही आना है, चाहे दिसंबर हो चाहे फिर आपका जून का एग्जाम हो। राइट, तो इसलिए अर्थशास्त्र को भी इसी के साथ ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एक पेज का है, पढ़ लेते हैं।
राइट। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वो चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। कौटिल्य कौन थे? चाणक्य थे, जो कि विष्णु जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में जो कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य नीति भी कहा जाता है, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था। और ये चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, लगभग 300 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व में इसकी रचना की गई है। ठीक है, यह एक संस्कृत ग्रंथ है और जो मुख्य रूप से राजा और प्रशासन, राजनीति, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर आधारित है। राइट। उसके बाद है कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए लिखा गया ये एक मार्गदर्शन ग्रंथ है। इसमें बताया गया है कि राजा के क्या क्या कर्तव्य हैं, उसकी राजधानी कैसी होनी चाहिए, किलाबंदी होनी चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। इस तरीके की एक्सप्लेनेशन इस अर्थशास्त्र वाले ग्रंथ में दी गई है। इसलिए ये आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में बताया गया है कि अर्थशास्त्र में राजधानी नगर का चित्रण दुर्ग निवेश के अंग के रूप में और राजधानी किलेबंद और सुरक्षित बस्ती थी, जो राजा के निवास का स्थान था और यह समृद्ध और सुसज्जित नगर केंद्र था। इस ग्रंथ के अनुसार राजधानी नगर का नक्शा राजा के महल और इसकी सुरक्षा पर केंद्रित है। इस प्रकार नगर के अलग अलग खंड, जहां वाणिज्य, अनुष्ठानिक, आवासीय, शिल्प संबंधी, प्रशासनिक और गतिविधियां चलाई जाती थी, राजमहल राजनिवास की अवस्थिति के सापेक्ष थी। ठीक है, सापेक्ष मीन्स अकॉर्डिंग थी। राइट। तो ये आपको सब बताना है कि वहां पर क्या क्या होना चाहिए जब एक राजा अपना जो राज्य चलाता है उसके साथ वहां पर क्या क्या होना चाहिए। उसके लिए अलग अलग खंड होने चाहिए जहां पर कुछ अनुष्ठान किए जाए, है ना। एक और राजा का महल जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है। और उसमें जो है एक कार्य प्रशासनिक गतिविधियों के लिए अलग होना चाहिए। इस तरीके के से किस तरीके से आपका राजा का महल जो है इसका क्या कहते हैं आर्किटेक्चर किस तरीके से होना चाहिए, सब एक्सप्लेन किया है अर्थशास्त्र ने। इसलिए राजा के उत्तरी भाग में पुरोहित यज्ञ के स्थान पर पानी, ठीक है, यज्ञ पुरोहित यज्ञ के स्थान अलग होना चाहिए, पानी का स्थान अलग, और राज्य प्रसादों को, अस्थितियों को और होना था। और दक्षिण पूर्व की तरफ आपकी रसोई, हाथी का अस्तबल और इससे आगे इत्र, फूलों, द्रव्यों के व्यापारियों तथा प्रशासन सामग्रियों के एक निर्माताओं को अस्थित होना था। पूर्व में क्षत्रिय होने चाहिए, दक्षिण में चतुर्थार्थ और वस्तुओं के भंडार, अभिलेख, लेखा कार्यालय तथा कार्यकारों के क्वार्टर थे। राइट। तो ये अस्त्र शास्त्र में एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य में जो उस समय 300 ईसा पूर्व के टाइम पर किस तरीके से नगरीकरण, किस तरीके से राजा का महल था, उसके चारों तरफ किस तरह प्रकार के नगर थे। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेते रहिए। ओके। राइट। इसी का आगे बढ़ते हैं। पश्चिम में शास्त्रागार था और उसके आगे के स्थान पर नगर के खाद्यान्न व्यापारियों और कार्यशाला अधिकारियां, सेना के अधिकारी और दरबारियों के लिए आवंटित थे। ठीक है। वैश्य दक्षिण दिशा में और शूद्र पश्चिम दिशा में रहते थे। दो तरह थे, वर्ण व्यवस्था थी। जो वैश्य थे वो दक्षिण दिशा में और जो शूद्र हैं यानी कि जो छोटी जात के हैं वो पश्चिमी दिशा में होंगे, रहेंगे। और ब्राह्मणों के लिए नगर के देवताओं के साथ उत्तरी भाग था। भगवान का जो मंदिर है, देवताओं का जो मंदिर है वो उत्तर के भाग में होना चाहिए और वहीं पर ही ब्राह्मणों का भी स्थान होना चाहिए। ये ग्रंथ बताता है। राजा का महल उस स्थान पर बनाया जाता था जिसे सभी 4 वर्षों के लिए उपयुक्त माना जाता है। मतलब इस तरीके से बनाया जाता है कि 4 साल के लिए राजा ठीक ढंग से वहां पर रहे। और चंडालों जैसे बहिष्कृत के घर और कभी भी बसावट के अंतर्गत नहीं होते हैं, बल्कि हमेशा इसके बाहर होते हैं। यानी कि जो चंडाल होते हैं, जिनको घर से बाहर निकाला जाता है, राज्य से बेदखल कर दिया जाता है, उनके घर जो है वो बाहर होने चाहिए, राज्य से बाहर होने चाहिए। जैसे कि मृच्छकटिकम एक ग्रंथ है के अनुसार चंडालों को अपना कार्य करने के लिए नगर में आते समय मार्ग निकालना होता था। सॉरी, यहाँ पर लिखा है मार्ग। ठीक है। तो चंडालों को आते समय अपने लिए एक मार्ग निकालना होता था। तो इस ग्रंथ में दुर्ग की सुरक्षा पर भी प्रकाश डाला गया है। अब जो चंडाल है, भूत प्रेत है, लोग है, डाकू है, डाकनी है, तो ये सब जब आते थे तो उनके लिए सुरक्षा के लिए भी, मतलब उनका अलग वो अपना रास्ता निकालते थे, तो हर तरीके से हर जगह से महल में प्रवेश करने के लिए उनको रोकना चाहिए और वह महल जो है हर तरीके से सुरक्षित होना चाहिए। राइट। इसके लिए नगर के चारों ओर प्राचीरों का और खंदकों का निर्माण किया जाता है। खंदकों माने कि दीवार बनाई जाती है, बाउंड्री बनाई जाती है और राज्य को हानि पहुंचाने वाले लोगों को सीमा के बाहर ही रोक देना चाहिए।
ठीक है? यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अर्थशास्त्र में आपका नगरीय नियोजना थी कि किस तरीके से है। अब आ जाता है जो पाली ग्रंथ अभी हमने पढ़ा है, बौद्ध धर्म और धर्मसूतक जो संस्कृत ग्रंथ है, उसमें वर्णित नगरों की स्थिति कैसी है, ठीक है? आपको यहाँ से इसका मेन पॉइंट ये तो ज़रूरी ही लिखना है एग्ज़ाम में। पाली भाषा में जो बौद्ध ग्रंथ है, त्रिपिटक है, दीपवंश है, ये भी पाली भाषा के हैं ग्रंथ, दीपवंश और महावंश। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पद हैं, जो मैंने आपको आगे बता दिए हैं, जिनकी जानकारी मिलती है। यहाँ बुद्ध के समकालीन 6 समकालीन नगरों का उल्लेख है, राइट? जहाँ पर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे और जहाँ पर बुद्ध की अस्थियों का निर्माण हुआ था। निर्वाहन बोलते हैं उसको, राइट? अस्थियों को रखने को निर्वाहन बोलते हैं। मृत्यु जब हो जाती है तो उन अस्थियों को रखने के लिए जो उन स्थान बनाए गए थे, उस स्थानों का उल्लेख इसमें किया गया है। किसमें? अंगुत्तर निकाय के अंदर। और ये हैं चंपा, जहाँ जहाँ पर बुद्ध के जो उल्लेख है, जहाँ पर बुद्ध की इमारतें बनी हैं, स्तूप बने हैं, ठीक है? जहाँ पर बुद्ध के मठ बने हैं, तो वहाँ पर है चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, बनारस। बड़े और छोटे नगरों को विभाजित करने वाला आधार। वस्तुओं के साथ साथ लोगों की लंबी दूरी अभिसरण के संगम है और सभी महत्वपूर्ण और बड़े नगर दो प्रसिद्ध भागों में जैसे कि उत्तर पथ और दक्षिणा पथ में से जुड़े थे। और बुद्ध के समय में मौजूद 6 महानगरों का अलावा कई अन्य नगर भी थे, जैसे कि तक्षशिला है। ये तक्षशिला मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है बिकॉज आपका तक्षशिला एक अलग से केस स्टडी में आपका तक्षशिला है, ठीक है? पाटलिपुत्र भी है और प्रतिष्ठान भी है। ये आपका केस स्टडी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में भी आते हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ रखा है। मथुरा, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्ति, उज्जैनी, प्रतिष्ठान आदि ये 6 महानगर हैं जहाँ पर उत्तर पथ और दक्षिण पथ के साथ जुड़े हैं, राइट? और ये सभी महानगर शिल्प कृतियों के उत्पादन, उपयोग और वाणिज्य के केंद्र थे, राइट? और बौद्ध जो है वो बौद्ध पाली ग्रंथ वाले नगरवाद को स्वीकार करते हैं। जो बौद्ध के ग्रंथ है, यानी कि त्रिपिटक, अंगुत्तर निकाय, दीपवंश, महावंश, ये जो सारे जो बौद्ध ग्रंथ हैं, वो सब नगरवाद को कहते हैं कि हाँ, नगरवाद था, क्योंकि बौद्ध धर्म स्वयं एक नगरीय धर्म है, राइट? जिनका जन्म और प्रचार सारनाथ में हुआ, राजगीर, वैशाली तथा श्रावस्ती जैसे नगरों में हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ हुआ? आपका श्रावस्ती, वैशाली, मतलब नगरों के अंदर उनका प्रचार प्रसार हुआ। किसका? बौद्ध धर्म का, राइट? फिर राजा, व्यापारी और प्रभावशाली लोग बौद्ध धर्म के संरक्षण भी बन गए। अब जो राजाओं थे, उन्होंने जो उनकी अस्थियां थी, उनको 6 राजाओं ने अपने अलग अलग करके अपने बांट लिया था और वहां पर उन्होंने स्तूप बनाए थे। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? धर्मसूत्र यह है। अब बारी है धर्मसूत्र की। धर्मसूत्र एक संस्कृत ग्रंथ है और धर्मसूत्र, ध्यान से समझिएगा कि धर्मसूत्र प्राचीन वैदिक साहित्य का वह हिस्सा है जो ये बताता है कि सामाजिक, नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों, यानी कि धर्म के नियम को बताता है, राइट? जिसकी रचना 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व में मानी जाती है, या फिर 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है कि धर्मसूत्र की रचना हुई थी, राइट? और ये कल्प सूत्र का हिस्सा है जो वर्णाश्रम धर्म और राजा के कर्तव्य, विवाह, प्रायश्चित के विधान को बताते हैं, राइट? इसमें बताता है कि एक राजा को किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से जो प्रायश्चित अगर किसी ने किया है तो वो कैसे करना चाहिए। और एक वर्णाश्रम धर्म, आगे एक्सप्लेन करते हैं। वर्णाश्रम धर्म यानी कि वर्ण के अनुसार समाज को विभाजित करना, राइट? प्रमुख धर्म सूत्र कौन कौन से हैं, ये भी आपको याद रखने हैं कि गौतम धर्मसूत्र। अगर आपके क्वेश्चन में धर्मसूत्र की जगह अगर गौतम धर्मसूत्र लिखा हुआ आता है तो घबराइएगा मत, ये यही है, क्योंकि ये धर्मसूत्र 4 हैं। गौतम धर्मसूत्र, बौधायन और आपस्तंभ और वशिष्ठ के धर्मसूत्र शामिल है। ये चारों आपके धर्मसूत्र ही हैं। ये संस्कृत के ग्रंथ है जिसको ब्राह्मण धर्मसूत्र से जाना जाता है। ब्राह्मण धर्मसूत्र कौन से हैं? धर्मसूत्र का मतलब है नियमों को किस तरीके से, राजा के कर्तव्यों को बताया जाता है, उसको धर्मसूत्र बोला जाता है। अब ब्राह्मण धर्मसूत्र क्या है? ब्राह्मण धर्मसूत्र यानी कि जो ब्राह्मणों के लिए बनाया है, उसमें बताया है कि ब्राह्मण में नगर के बारे में, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही पैराग्राफ है। ब्राह्मण धर्मसूत्र में नगर के बारे में बताया गया है कि नगरों में धूल उड़ती है, राइट? और शोरगुल होता है और वैदिक यज्ञ नहीं किए जा सकते, इसलिए ग्रंथों में छात्रों को वहां रहने से मना किया गया है। ये ब्राह्मण धर्मसूत्र में बताया गया है, राइट?
गौतम धर्मसूत्र और ब्राह्मण धर्मसूत्र के नाम से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए ग्रंथों में बताया गया है कि वहाँ पर जो नगर होते हैं वहाँ पर शोरगुल होता है, धुआं होता है, प्रदूषण होता है, धूल मिट्टी होती है, तो इसलिए वहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान नहीं किए जा सकते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए ध्यान नहीं लगा सकते हैं। इसलिए उनको कहा गया है कि वस्तुतः इसका कारण सामाजिक और जातीय समूह का एकत्र होना था, और इस स्थिति में नगर को अपवित्रता से बचाया नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए जो लोगों बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जाता थे, आश्रम बनाते थे, जो कि कहाँ होता था, दूर वन में होते थे आश्रम। राइट, क्योंकि वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण धर्मसूत्र है वो बताता है कि धर्मसूत्र की जो आपका जो नगर है वहां पर धूल मिट्टी उड़ती है, वहां पर यज्ञ अनुष्ठान और ध्यान नहीं लगाया जा सकता, वहां पर शोरगुल होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि धर्मसूत्र का मतलब क्या होता है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, साथ साथ आपने आई होप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ओके, अभी आगे और है। ठीक है, अब वो कहता है कि अब इसमें नगर बताओ कि कैसे हैं। अभी तो हमने बताया कि पाली ग्रंथ कौन कौन से हैं और धर्मसूत्र कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या बताया गया है। अब उसमें क्या समानता है और क्या अंतर है किसमें, नगरों की स्थिति का। पाली ग्रंथों में और धर्म सूत्रों में वर्णित नगरों की स्थिति में कुछ समानताएं हैं और कुछ अंतर हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है, जो कि मेरे को आई होप मुझे लगता है कि जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वो आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंसर को, क्योंकि एग्जामिनर को चेक करते समय वही चाहिए कि जो वो चाहता है कि किताब में जो एग्जैक्ट आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपका आंसर होना चाहिए। राइट, समानताएं ये है कि जो धर्मसूत्र पाली धर्मसूत्र और पाली ग्रंथ यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अंदर क्या क्या समानताएं, नगरों की व्याख्या जो की है उसमें क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। राइट, समानता पढ़ेंगे हम, क्या समानता है। नगरों का महत्व दोनों स्रोतों में नगरों को महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में वर्णित किया गया है, जहाँ व्यापार वाणिज्य संस्कृति का विकास होता है। ठीक है, उसके बाद ये बताया गया कि नगरों की संरचना भी दोनों में भी सेम है, धर्मसूत्र में भी और पाली में भी। दोनों स्रोतों में नगरों की संरचना का वर्णन किया गया है, जिसमें नगर के चारों ओर क्या होती है, द्वार होता है, वहां पर बाजार होता है, वहां मंदिर होता है। ये पाली वाले ग्रंथों के में भी नगर में यही बताया गया था और धर्मसूत्र वाले में भी नगरों में यही बताया गया था। ओके, उसके बाद इसमें डिफरेंस क्या है। ओके, यहाँ पर भी है नगरों का जीवन। दोनों स्रोतों में नगरों के जीवन का वर्णन किया गया है, जिसमें लोगों के दैनिक जीवन और उनके व्यवसाय और उनके सामाजिक संबंधों का वर्णन किया गया है। राइट, अब इसमें अंतर क्या है, अंतर ये है कि नगरों का आकार जो है वो पाली भाषा में जो पाली ग्रंथों में नगरों का आकार छोटा बताया गया है, जबकि धर्मसूत्र के अंदर नगरों का आकार बड़ा बताया गया है। नगरों की अर्थव्यवस्था, पाली ग्रंथों में नगरों की अर्थव्यवस्था का वर्णन और वाणिज्य पर केंद्रित है। ठीक है, और जबकि धर्मसूत्र के अंदर नगरों की अर्थव्यवस्था का वर्णन कृषि और पशुपालन पर केंद्रित है। यानी कि जो नगरों की अर्थव्यवस्था थी उसका वर्णन व्यापार और वाणिज्य था, कि उस पर केंद्रित थी कि अर्थव्यवस्था कैसी होगी, वहां पर व्यापार होगा, वाणिज्य होगा। ठीक है, और जो धर्मसूत्र के अंदर बताया गया है कि कृषि और पशुपालन के ऊपर केंद्रित है नगरों की अर्थव्यवस्था। राइट, उसके बाद इसमें क्या डिफरेंस है कि नगरों का सामाजिक संरचना। पाली ग्रंथों में नगरों का सामाजिक संरचना वर्णाश्रम धर्म पर आधारित है। वर्णाश्रम धर्म मीन्स, वर्ण बताए ना आपको, क्षत्रिय, सबसे पहले क्षत्रिय, फिर वैश्य, है ना, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, ये चार चीजें बताई हैं। राइट, तो नगरों का सामाजिक संरचना, पाली ग्रंथों में नगरों का सामाजिक संरचना वर्णाश्रम धर्म पर आधारित है, जबकि धर्मसूत्र में नगरों का सामाजिक संरचना जाति पर आधारित है। राइट, धर्मसूत्र के अंदर बताया गया है कि जाति पर आधारित है, कि ये बड़ी जाति है, ये छोटी जाति है, इसके ऊपर आपका सामाजिक संरचना बताई गई है। और नगरों की राजनीतिक संरचना कैसी है, पाली ग्रंथों में नगरों की राजनीतिक संरचना गणराज्य पर आधारित है। राइट, ठीक है, क्योंकि जन बने, जन से जन राज्य बने, जन गण बने, इस तरीके से नगरों की संरचना है। जबकि धर्मसूत्र में नगरों की राजनीतिक संरचना राजतंत्र पर आधारित है। राइट, तब बाद में राजतंत्र आ गया, पहले गणतंत्र था, फिर राजतंत्र पर आधारित थी संरचना। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर खत्म हो जाता है। आई होप आपको यहाँ पर इसका आंसर समझ आ गया होगा कि जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये आपको ग्रंथों में बताना है, कि आपका नगरों की व्याख्या कैसे की गई है। राइट,
आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा कि 3 क्वेश्चन हमको पार्ट 1 में से करने हैं। अब आ जाता है हमारा पार्ट 2, राइट। अभी आपके लिए मैंने और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करे हैं, तो वो मैं आपको जो है अलग से वीडियो डालूंगी, इसका पार्ट 3 भी डालूंगी। इसका जो प्लेलिस्ट बनेगी आपकी MHI 110 की, पार्ट 1 और पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन हैं और 3rd क्वेश्चन मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, और पार्ट 2 में आपका ये 4th और 5th क्वेश्चन भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर में, उसके लिए भी अलग से वीडियो बनेगा, राइट। उसके बाद आ जाता है हमारा दक्कन में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए साथ साथ, ओके, ठीक है। दक्कन में प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्रों की विशिष्ट विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। ये रही आपकी असाइनमेंट, ओके। इसका पार्ट 2 है, इसका 6 क्वेश्चन है। दक्कन के प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्रों की विशिष्ट विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। ये आपका है, ये तो मैं आपकी हिंदी में बना रही हूँ, बट अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश आपने चूज किया है तो बच्चे आपको असाइनमेंट इंग्लिश में ही बनानी है। आप यहाँ से आंसर हिंदी में समझ लीजिए ताकि आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। लेकिन आपने अगर इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है, आपको असाइनमेंट इंग्लिश में बनानी है, बट जब आप अपना एग्जाम देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो उसमें ऑप्शन होता है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज चूज करने का। आपने सब्जेक्ट इंग्लिश चूज करा हुआ है, लेकिन आप आंसर एग्जाम में हिंदी में दे सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन होता है, हिंदी में भी आप आंसर लिख सकते हैं MA में, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये आपका दक्षिण भारत का दिखाया है। दक्षिण भारत में स्टार्टिंग में जब यहाँ पर आपका मौर्य साम्राज्य उत्तर वैदिक काल चल रहा था, ठीक है, उसके बाद आपका क्या हुआ, मगध राज्य आया, ठीक है। उसके बाद जो आपके दक्षिण में भी कई राज्य फले फूले। अब लेकिन दक्षिण में हमको ज्यादा इसकी जो कहते हैं कि पुरातात्विक खोज इतनी ज्यादा नहीं हो पाई थी, बिकॉज यहाँ पर जो राजवंश थे, उन्होंने क्या कर दिया था कि बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर दिया था। शिलालेखों की पत्थरी था, चट्टाने थी, उनको तोड़कर वहां पर उन्होंने बहुत सारे मंदिर बना दिए थे। तो और यहाँ पर ये समुद्र था, ठीक है, चारों समुद्र के चारों तरफ था, तो इसलिए यहाँ पर गाद आ जाती थी, कीचड़ आ जाता था, और जो चीजें थी वो नष्ट हो जाती थी पुरातात्विक खोज के द्वारा। इसलिए यहाँ पर ज्यादा सर्वेक्षण नहीं किया गया है, राइट, ओके। तो यहाँ पर जो हमारे स्टार्टिंग में जो सबसे पहले थे, दैट इज पांड्य, चोल और चेर, ठीक है। और ये आपकी कावेरी नदी है। कावेरी नदी पर आपका कावेरी पट्टनम कावेरी पट्टनम आपका जो बंदरगाह बना था, इसका अलग से आपकी केस स्टडी है, तो आपको इसको डायग्राम में यहाँ पर से देख लीजिए कि ये आपका कावेरी पट्टनम है, राइट। और उसके बाद ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के इधर ही आपकी तुंगभद्रा नदी है, और जिसपे आपका इसके बाद जो साम्राज्य आए थे, दैट इज विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, जो मैंने आपको MHI 111 में पढ़ेंगे हम, इसके बाद के साम्राज्य, राइट। तो इसमें जो अभी स्टार्टिंग में जो थे आपके 3 हैं, चेर, पांड्य और चोल। दक्षिण भारत का इतिहास 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है, ओके। दक्षिण भारत का इतिहास 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा खोज जो नहीं की गई थी, इस वजह से जो संगम साहित्य है, संगम साहित्य यानी कि जो तमिल जो कवि थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी 3 संगम की जो है क्या कहते हैं कि बैठक करी, समिति करी, और उसके अंदर क्या लिखे, तमिल साहित्य लिखे गए हैं। उसी को ही संगम काल कहा जाता है, संगम साहित्य कहा जाता है, जिससे हमें इनकी जानकारी मिलती है। और ये संगम साहित्य किसके द्वारा रचा गया था, पांड्य राजाओं के द्वारा कर लिखा गया था, और पांड्य राजाओं ने ही ये तमिल संगति बिठाई थी, जिसे कि संगम काल कहा जाता है, संगम साहित्य कहा जाता है, जो कि 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक था, जिसमें चेर, चोल और पांड्य थे। उसके बाद 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक था, जो दक्षिण भारत की, जिसमें राजवंशों ने जन्म लिया था, राजवंश आ गए थे यहाँ से, ठीक है। इसमें जो राजवंश आए थे, जिसमें पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल हैं। चोल यहाँ पर दोबारा जो है 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोलों का दोबारा हुआ था। यहाँ पर चोलों को पांड्य राजाओं ने हरा दिया था, और उसके बाद इनका दोबारा उद्भव हुआ था 9वीं शताब्दी में, राइट, सॉरी। आई होप आप डायग्राम के साथ अच्छी असाइनमेंट बनाएंगे तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई थिंक आप जब इसको बनाएंगे, आपके असाइनमेंट के मार्क्स आएंगे तो 70 या 80 के बीच में से आ जाए, तो आपका जो है आप परसेंटेज बढ़ जाती है, इसलिए असाइनमेंट अच्छी बनाइएगा, ओके। उसके बाद आता है कि 100 ईस्वी से 300 ईस्वी में संगम काल कहा जाता है, जिसकी जानकारी हमें तमिल साहित्य से मिलती है, और संगम संस्कृति भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है सभा,
राइट। उसमें प्राचीन काल में तमिल कवियों ने के द्वारा सभाएं आयोजित की गई थी। मैंने कहा था सभाएं आयोजित की गई थी और उन सब सभाओं में जो कवि थे उन्होंने तमिल साहित्यों की रचना की थी, जिसे कि हम संगम साहित्य कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिकॉज यूजीसी नेट में आपका दक्षिण भारत को लेकर वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। हर राजवंश के बारे में पूछता है, राइट। विजयनगर, बहमनी, चौल, पांड्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य, इनके अंदर जो इनके राजाओं थे, जो शासक थे, उनके बारे में भी आपका यूजीसी नेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट में आपका एक महात्मा गांधी और एक दक्षिण भारत का इतिहास, ये दो टॉपिक है जो कि वो हमेशा पूछता ही है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। जब 8वीं सदी में जब संगम साहित्य को पढ़ा गया, तब उन्होंने देखा कि पांड्य राजाओं द्वारा चलाए गए थे और पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण भी प्रदान किया गया था। यानी कि तमिल संगीतियां हुई थी, तमिल संगीतियां यानी कि सभा जिसे हम बोलते हैं, राइट। तो तमिल सभाएं हुई थी, जैसे प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है। ये मैंने इसलिए डिटेल में लिखा है क्योंकि आपका यूजीसी नेट में हर क्वेश्चन इसी के बारे में भी पूछा जाता है कि आपके प्रथम तमिल संगीति संगम साहित्य कहाँ रचा गया था, तो स्थल था उसका मदुरा, ठीक है। द्वितीय संगीति कपाटपुरम, जिसे अलावा कहते हैं, और तृतीय संगीति मदुराई, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त्यम और इसका तोल कप्पमर और नक्कीयार, राइट। ये आपके संगम साहित्य 3 संगम संगीतियां हुई थी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा चेर। चेर जो है, चेर यहाँ से है चेर। चेर की राजधानी थी आपकी वज्जी अथवा करूर। ये वज्जी करूर, और चोल की राजधानी थी मंतूर, उरैयूर और तंजावुर। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी इन सारी जगहों पर कैसे नगर बने, शहरी केंद्र कैसे बने, आपको ये चीज पढ़नी है कि इन जगहों पर कैसे नगर बने हैं, राइट। इसलिए यहाँ की राजधानी को आप याद कर लीजिए। चेर की राजधानी थी वज्जी और करूर, और चौल की राजधानी थी मंतूर और उरैयूर और तंजावुर। चेरों का चिन्ह था धनुष और चोलों का चिन्ह था बाघ, राइट। चोल वंश का इतिहास 3री शताब्दी में देखने को मिलता है और पांड्य राजाओं ने इनका पतन कर दिया था, परंतु वे 9वीं शताब्दी में फिर से उदय हो गए। मैंने कहा था ना कि चोलों का पांड्य राजाओं ने पतन कर दिया था, लेकिन 9वीं शताब्दी में इनका दोबारा उदय हुआ और इनके जानकारी हमें पाणि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है। पाणिनि हमारा क्या है, ऋषि हैं, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था अष्टाध्यायी, वहां से हमको पांड्य राजाओं की जानकारी मिलती है, राइट। 103 में भी हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चोल वंश के प्रमुख शासक है आपका करिकाल और एलारा। देखो कितने अच्छे से मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है कि करिकाल कौन थे और अलारा कौन थे और इन्होंने क्या बनाया था। करिकाल जो चोल वंश के राजा थे, प्रमुख राजा है, जो प्रमुख है, उन्हीं को मैंने एक्सप्लेन किया है जिन्होंने कुछ बड़ी बड़ी चीजें बनाई हैं, राइट। कि उनके किनारे करिकाल चोलों का पहला महानतम शासक थे, जिन्होंने कावेरी नदी, अभी आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये रही कावेरी नदी, ठीक है। इन्होंने 160 किलोमीटर लंबा एक इन्होंने बंदरगाह बनाया, प्रसिद्ध बंदरगाह, जिसे पुहार बंदरगाह भी कहा जाता है और कावेरी पट्टनम भी कहता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, ठीक है। अभी इसमें आगे आपने किताब में देखा होगा कि आपका कावेरी पट्टनम के नाम से भी आपका एक टॉपिक है, राइट। कावेरी पट्टनम आपका एक अलग से टॉपिक आ जाते हैं, मैं आपको शो कर देती हूँ। ओके, ये आपकी टेक्स्ट बुक है, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी। ओके, ये देखो, ये जो आपकी केस स्टडी है, इसमें आपका आ जाता है गुप्त काल में कन्नौज, प्रतिष्ठान, चंद्रकेतुगढ़, शिशुपालगढ़, और ये रहा आपका, देखो ये कांचीपुरम भी है केस स्टडी में, नागार्जुन कोंडा भी है, राइट। और ये रहा कांचीपुरम, ओके। पाटलिपुत्र, मथुरा, इसी के अंदर आ जाता है आपका कावेरी पट्टनम, ये रहा देखो, ठीक है। कावेरी पट्टनम जिसे पुहार कहा गया है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने मार्क्स कर रखे हैं, ओके, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कावेरी पट्टनम जो बंदरगाह है, जिसे हम पुहार बंदरगाह कहते हैं, उसका निर्माण करिकाल चोल वंश के राजा ने कराया था। दूसरा एलारा है, जिसने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक उस पर शासन किया।
ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा पांड्य वंश। पांड्य वंश जो है इसकी जानकारी हमें प्रथम मेगस्थनीज जो हमने पढ़ा था 103 में, मेगस्थनीज जो थे उनकी पुस्तक इंडिका से मिलती है पांड्य वंश की जानकारी। ठीक है। पांड्य राजाओं ने 3 संगमों का आयोजन करवाया। ठीक है। तीसरी शताब्दी में चोल शासकों का मिलता है, और ये चोल वंश की जानकारी मिलती है बेटा पाणिनि के अष्टाध्यायी से। ठीक है। और पांड्य राजाओं की जो जानकारी है वो हमें मिलती है मेगस्थनीज की बुक इंडिका से। राइट। और पांड्य राजाओं की राजधानी थी मदुरई। राजा नोडियन इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। आपका यूजीसी नेट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्र पूजा की शुरुआत किसने की थी। तो पांड्यों की राजधानी मदुरई थी, जिसके राजा था नोडियन, और उसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। ठीक है। और यह राज्य मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। आगे अभी हम और पढ़ेंगे कि ये मोतियों का व्यापार भी करते थे। उसके बाद आ जाता है राष्ट्रकूट वंश। ये 735 ईस्वी से 756 ईस्वी तक था। ठीक है। और चोल वंश आपका 850 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक, 9वीं शताब्दी में। ठीक है। 9वीं शताब्दी में इसका दोबारा उदय हुआ था, क्योंकि इसको पांड्य राजाओं ने हरा दिया था। राष्ट्रकूट वंश के शासक जो कृष्ण प्रथम हैं, राइट, ये राष्ट्रकूट राजक, इनके जो कृष्ण प्रथम थे, एलोरा की ठोस चट्टानों को काटकर इन्होंने कैलाश मंदिर बनवाया था। ठीक है। ठोस चट्टाने, एलोरा की जो ठोस चट्टाने हैं उनको काटकर इन्होंने क्या बनाया था, कैलाश मंदिर बनाया था। ठीक है। ओके। उसके बाद आ जाता है कि जब हमारे ये चोल पांड्य और ये चेर थे, उसके बाद चोल दोबारा हो गए थे, फिर पल्लव आए, राष्ट्रकूट वंश आए, फिर चालुक्य थे, यहाँ के कल्याणी के चालुक्य, यहाँ वेंगी के चालुक्य, 3 भाई थे। ठीक है। और यहाँ पर ये कृष्णा नदी है। राइट। उसके बाद आता है कि 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व में, हमको 1300 ईसा पूर्व तक का आपको पढ़ना है नगरीकरण। तो उसमें पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। अब इनका बताना है कि इन लोगों ने क्या क्या चीजों का निर्माण किया है, नगरीकरण इन्होंने कैसा किया है। राइट। चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश थे। ठीक है। महाबली जो पल्लव वंश थे उसके कैलाशनाथ मंदिर जो राज सिद्धेश्वर मंदिर है, और महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण हुआ किसमें, पल्लव वंश वालों ने। ये आपका भी यूजीसी नेट का क्वेश्चन आता है कि महाबलीपुरम या रथ मंदिर जिसे हम कहते हैं, उसका निर्माण किन्होंने करवाया, तो पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। राइट। उसके बाद आ जाता है, और किसने कराया था, सिंह विष्णु ने। चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश। चालुक्य वंश में जो विष्णुगुप्त की पत्नी थी आयना महादेवी, ठीक है, इन्होंने विजयवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। राइट। तो मैंने बताया था कि 500 ईसा पूर्व से ही आपकी जो है एक धार्मिक क्रांति शुरू हो गई थी बौद्ध धर्म और जैन धर्म की। राइट। तो चालुक्य वंश की जो विष्णुवर्धन की जो पत्नी थी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर दक्षिण भारत में इतिहास की जानकारी, अधिक स्रोत, दक्षिण भारत की जो इतिहास की जानकारी है उसके हमें अधिक स्रोत नहीं मिलते हैं, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्यों का अभाव था। सिर्फ तमिलकम से संबंधित, यानी कि जो तमिल संगम साहित्य हैं उनमें जो लिखित स्रोत है उसको ही आप एकमात्र स्रोत नहीं मान सकते हैं। वो कहता है कि कुछ कुछ और पुरातात्विक थोड़ी बहुत चीजें मिली हैं। ठीक है। एक तमिलकम ही एकमात्र स्रोत, अन्य स्रोत नहीं है। सॉरी, इसका मतलब है कि तमिल संगम साहित्य जैसा लिखित अन्य स्रोत नहीं है, मतलब कि जो चीजें हमें संगम साहित्य में मिली है ऐसा कोई दूसरा स्रोत नहीं मिला है। ओके। उसके बाद लिखता है कि दक्षिण भारत में नगरीय केंद्रों की विशेषता बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो लिखा है मैंने उसी को ही एक्सप्लेन किया है। राइट। तो आपको ये सब लिखने याद ही करना पड़ेगा। एक आपके बुक में दे रखा है कावेरी घाटी। ठीक है। कावेरी घाटी आपको पता है, कावेरी पट्टनम जो बंदरगाह भी मैंने आपको दिखाया है, संगम साहित्य में कोंडमनाल मनकों के निर्माण का केंद्र था, और उरयू और कावेरी पट्टनम चौलों के शक्तिशाली केंद्र थे। यहाँ प्राप्त रंजक कुंड से ज्ञात होता है कि यहाँ वस्त्र का उद्योग होता था। रंजक कुंड यानी कि रंगाई वाला, जो एक कैसे कुआं किसे कहते हैं हम, इस टाइप का रंजक कुंड मिला था। ओके। आई होप आपने यहाँ तक हिसाब का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। वैसे आपको टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा। ओके। कावेरीपट्टनम में मणिग्रामम नामक व्यापारी क्वार्टर थे, और करूर, अभी बताया ना करूर कौन था, चेरों की राजधानी थी। ठीक है। करूर में चेरों से संबंधित चांदी के अनेक सिक्के मिले हैं, जो टकसाल का घोतक है। टकसाल यानी कि जहाँ पर
सिक्कों के ढालने का काम होता है उसे टकसाल कहा जाता है। तो रोमन एम्पोरा सुराही से विदेशी व्यापार की जानकारी मिलती है। आपने मेरा 103 में वीडियो लेक्चर देखा होगा कि रोमन साम्राज्य के कुछ व्यापारी थे, कुछ यात्री थे जो व्यापार करने आते थे और यहाँ के बारे में भी लिखते थे। ठीक है, जब वो यहाँ पर व्यापार करने आते थे तो उनके कुछ सिक्के रह जाते थे, कुछ उनकी यूज की चीजें भी यहाँ पर छूट गई हैं, जिसमें कि आपको एक रोमन सुराही मिली है और रोमन सिक्के सबसे ज्यादा यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ एक प्रमुख उद्योग भी था और जिसका साक्ष्य हथियार, तकली और ढलाई घर है और इन स्थानों में से महापाषाण शवाधान भी मिले हैं। महापाषाण समाधान का मतलब होता है जहां पर मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है, उसको बोलते हैं। राइट। उसके बाद आपका है कि वेगाई वेगाई घाटी, जो कि ये आपका मदुरई यानी कि कहाँ पर है, पांड्य वाले में। ठीक है, तो मदुरई घाटी वहां पर है, मदुरई इधर है। ठीक है, मदुरई। ओके, तो मदुरई और अलगुनकुलम दो नगरीय केंद्र इस घाटी में हैं और मदुरई पांड्य राजों की राजधानी थी और यहाँ बाजार और किलेबंदी थी। ठीक है, अलगनकुलम एक पतन शहर था और यहाँ से विदेशी व्यापार होता था और इसके प्रमाण रोमन सिक्के और विदेशी सुराही है। राइट, यहाँ से बहुमूल्य पत्थर और सीपो के अनेक मनके भी मिले हैं और पांड्यों के सिक्के और तांबे से बने होते थे। जो पांड्यों के सिक्के थे, पांड्य राजाओं के सिक्के, वो तांबे के बने होते थे। ठीक है, ताम्रपाणी पारणिक जो आपकी घाटी है, इसमें जो है कोरकाई इस घाटी का पतन, ये आपके टेक्स्ट बुक के ही हैं जो आपको एक्सप्लेन करने हैं। कोरकाई इस घाटी का पतन और पांड्यों की दूसरी राजधानी थी और यहाँ उत्खनन यानी कि खुदाई, इसका मतलब है खुदाई के स्रोतों से मोती के सीप मिले हैं। राइट, क्या मिले हैं, मोती के सीप मिले हैं। ओके, उसके बाद है, आई होप आप यहाँ पर साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे। वीडियो वरना आपका बहुत लंबा हो जाता है, इसको अपलोड करने में फिर दिक्कत होती है, जिसकी पुष्टि साहित्यिक साक्ष्यों से होती है। उसके बाद आता है पालार बेसिन। पालार बेसिन इस घाटी में कच्ची के कोचीपुरम की पहचान की गई है। कोचीपुरम आपको बताया है कि आपका कांचीपुरम को ही कोचीपुरम कहा गया है। यहाँ भौतिक सामग्रियों के साथ अधिवास स्तर और सातवाहन जो राज्य था उसके सिक्के मिले हैं और इसमें सांचे मिले हैं। सिक्के ढालने के जो सांचे जिसे हम बोलते हैं वो हमको मिले हैं, सिक्के ढालने के सांचे। ओके, उसके बाद होता है कि दूसरी बसावट वासप समुद्र है और जहां अन्य वस्तुओं के साथ विदेशी सुराही मिली है। ठीक है, उसके बाद आता है मोनयार बेसिन। बेसिन का मतलब तो आप समझते हैं ना, बेसिन का मतलब होता है कि जैसे खेत के को अलग अलग खेतों को पानी देने के लिए ऐसे दो पानी की लहरें, जो नदियाँ छोटी छोटी सी नहर सी बनाई जाती हैं, यहाँ से पानी जाता है ऐसे करके इस खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए, उसको बेसिन बोलते हैं। राइट, तो मोनायार बेसिन जो है, इस बेसिन में पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र में अरियनकुप्पम नदी के तट पर स्थित एक अरिकमेडु की पहचान पेरिप्लस के जोड़ू का और संगम साहित्य के बिरुई के साथ की गई है। ये आपकी बुक का ही लिखा हुआ है एग्जैक्ट, तो आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, इस बेसिन में क्या क्या था। एक अन्य पतन शहर जैसे बेगेल था जहां विदेशी तटीय एक अन्य पतन शहर बेगेल था जहां विदेशी तटीय और अंतर्देशीय व्यापार का नेटवर्क भी मिला है। आर्कमेडू स्थल पर, ठीक है, आर्कमेडू स्थल पर पूर्व विदेशी व्यापार काल का या महापाषाण स्तर था। ओके, उसके बाद आ जाता है कि यहाँ वस्त्र रंगाई के अवशेष, जलाशय, धातु, शीशा, बहुमूल्य रत्न आदि के अवशेष मिले हैं और ये स्थल विदेशी व्यापार के आंतरिक और तटीय व्यापार नेटवर्क से भी परस्पर जुड़े थे। पेरियार बेसिन क्या है, ये मालाबार तट पर प्रसिद्ध मुजिरिस एम्पोरियम स्थित था और ये जो लोह युग का है और यहाँ सघन बसावट के स्थल से रोमन सुराही, शीशे, अर्ध बहुमूल्य रत्नों के मनके विद्यमान थे। तो पेरियार बेसिन, ठीक है, पेरियार बेसिन, आई होप ये पूरा आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के अंदर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेरियार बेसिन, राइट, ऐसे ले लीजिए। ठीक है, पेरियार बेसिन, मोनियार बेसिन और पलार बेसिन। ठीक है, और वेगाई घाटी और ताम्रपाणी घाटी। ठीक है, ये आपका है, आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
उसके बाद आ जाता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको कहा है कि केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, जिसमें आपका है नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा में पाई गई ब्राह्मणीय संरचनाओं की स्थापना की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। नागार्जुन कोंडा में ब्राह्मणीय संरचनाएं क्या थी, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। देखिए, ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन, नागार्जुन कोंडा में पाई गई ब्राह्मणीय संरचनाएं। ठीक है, ये केस स्टडी है आपकी, राइट। तो यहाँ पर ये आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में आपका ये नागार्जुन कोंडा है। ठीक है, यहाँ पर अमरावती है और इधर आपकी कृष्णा नदी जा रही है, कृष्णा नदी। ठीक है, इसको बुद्धिस्ट रेलिक साइट बोला गया है। बुद्धिक रेलिक साइट का मतलब क्या होता है, जहाँ के बौद्ध अवशेष रखे जाते हैं, जहाँ पर स्तूप बनता है, मैंने आपको बताया है, वो ही इसको बोला गया है। ठीक है, टाइम कम है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कि भगवान बुद्ध के अवशेषों को यानी कि अस्थियों को भारत में अलग अलग स्थानों पर रखा गया है, जैसे सांची में, सारनाथ में, वैशाली में, नागार्जुन कोंडा में और केसरिया में। यहाँ पर आपके बौद्ध भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है, जहाँ पर स्तूप बने हैं, वहाँ पर बौद्ध की नगर बना है, वहाँ पर किस तरीके से नगरीकरण हुआ है वो सब आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है, माचेरेला में स्थित नागार्जुन कोंडा एक घाटी है जिसका नाम बौद्ध गुरु नागार्जुन के नाम पर रखा गया है, और मूल रूप से विजयपुरी के नाम से जाने जाने वाला यह स्थल 3री शताब्दी ईस्वी में विष्णु विशिष्ट पुत्र के अधीन इक्ष्वाकु राजवंश यानी कि जिसमें जो भगवान रामचंद्र के जो राजवंशक थे उनके दौरान इसमें जो है आपका चमतमूला महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, यह क्षेत्र अपने 4 राजाओं के सिक्कों और शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। 4 राजाएं थी इसके इक्ष्वाकु वंश में, उनके लिए ये जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि नागार्जुन कोंडा में जब खुदाई की गई थी, तो आपको केस स्टडी के अंदर करना क्या है, केस स्टडी के अंदर आपको ये बताना है कि खुदाई के दौरान हमें क्या मिला और वहां पर नगरीय योजना किस प्रकार है। ठीक है, खुदाई करके क्या क्या मिला तो वो हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद नगर किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से बसावट है, उसका एक्सप्लेनेशन है, राइट। आपको हर केस स्टडी में यही करना है। तो नागार्जुन कोंडा 1927 तथा बाद में 1938 में खुदाई भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा खुदाई की गई थी, जिसे लॉन्ग्स हर्ट द्वारा किए गए उत्खनन यानी कि खुदाई सर्वेक्षण में क्या क्या मिला। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। नागार्जुन कोंडा 1926 में AR सरस्वती ने देखा था, और जिसमें ईंटों की संरचना और 2री-3री शताब्दी में ब्राह्मी शिलालेख पाए गए थे, और MH कुरैशी ने लॉन्गहर्स्ट के बाद स्थल खोज की और इसके संभावित रूप में विजयपुरी इक्ष्वाकु राजधानी के रूप में पहचाना। जबकि इक्ष्वाकु राजाओं ने शैव धर्म का समर्थन किया था, लेकिन जो वहाँ की शाही महिलाएं थी उन्होंने बौद्ध संरचनाओं का सहारा किया था, इसलिए रानी चामी त्रिश्री द्वारा निर्मित महाचैत्य भी शामिल हैं। लॉन्गहर्स्टन की खुदाई यानी कि 1927 से 31 में जो स्तूप मिले हैं, नागार्जुन में क्या था कि उसके भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए थे, इसलिए यहाँ पर क्या बना था, स्तूप बना था, बौद्ध स्तूप बना था। तो जो एक समृद्ध मठशाली समुदाय का संकेत देते हैं, और उन्हें एक स्थियन सैनिक और एक रोमन की मूर्ति मिली है जो एक सांस्कृतिक विविधता का संकेत देते हैं। ये सब चीजें किसको मिली है, HH कुरैशी और लॉन्गहर्स्टन। ठीक है, जब इन्होंने यहाँ पर खुदाई करवाई थी। ओके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है। ओके, ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, एक्सप्लेनेशन में अगर आपको थोड़ा बहुत रुक भी जाता है तो मैं आपकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी उसमें हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट है ये रहा। ओके, नेक्स्ट है इसका नागार्जुन कोंडा की नगरीय विशेषता किस तरह के थे। वहाँ पर दुर्ग थे, वहाँ पर सार्वजनिक भवन थे, राइट। बहुत लंबा क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का ही है सारा एक्सप्लेनेशन, टेक्स्ट बुक का। ठीक है, वहाँ पर गोदी थी, घाट थे, विश्राम गृह किस तरीके से थे, राइट। साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप असाइनमेंट कर सके 30 मार्च से पहले। स्नान स्थान भी था वहाँ पर, राइट। ओके, फिर वहाँ पर एक रंग मंडप भी था, ठीक है, धार्मिक भवन। उसके बाद था महाचैत्य जहाँ पर कि बौद्ध की स्तूप बनाया गया था, और वहाँ पर सिमित्र भांड सिक्के ये सब मिले थे। जितना हो सकेगा मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ।
उसके बाद है जब स्तूप वहाँ से मिले हैं, उन्होंने स्तूपों को धातु गर्भा से अलग बताया और जिन्होंने भिक्षुओं के अवशेष जिसमें जो भिक्षुओं के अवशेष रखे गए थे। उसके बाद रामचंद्र द्वारा भी जो है उत्खनन किया गया था, जो कि पुरातात्विक वैज्ञानिक हैं। तो उन्होंने जब उत्खनन किया तो वहाँ पर नागार्जुन की साइट नंबर 6 पे, जब उन्होंने साइट नंबर 6 पे उत्खनन किया यानी कि खुदाई की, तो एक छोटे पैमाने पर खुदाई की गई और लॉन्ग हस्टन के पहले काम से मेल खाती थी। उन्होंने साइट का एक नक्शा बनाया जिसमें एक स्तूप, बुद्ध चैत्य और एक मठ शामिल था। उसके बाद पौध चैत्य में चंद्रशिला और स्तंभित हॉल था और एक मठ में 3 पंखों के कक्ष थे और एक पत्थर ग्रित और सब जो एक सोखने वाले गड्ढे में बहता था। ठीक है, यहाँ से मिली कलाकृतियां सरल और जटिल डिजाइन वाले थे। लाल बिल्कुल डिस्क्राइब सिंपल लैंग्वेज में है, आप इसको पढ़ेंगे वैसे ही समझ आ जाएगा। मिट्टी के बर्तन ब्राह्मी लिपि में को लिखा हुआ मिला था, जो एक बर्तन में लिखा हुआ था। साइट नंबर 5 से हमें क्या मिला था कि साइट नंबर 5 से जिसमें कि एक आयाकार मंच मिला, लॉन्ग हास्टन की खोद के समान था और जो साथ ही एक बड़ा कमरा भी मिला, जो कि एक पहचान बताता है कि जो बड़ा कमरा होगा वो क्या होगा, एक कार्यशाला होगी। ठीक है, और जिसमें 61 चूना पत्थर के स्लैब भी थे। साइट नंबर 2 में क्या मिला, साइट नंबर 2 की जब खुदाई की गई तो वहां महा चैत्य के पास एक मठ भी था और 3 पंख और एक स्तंभ हॉल भी था। खुदाई के लिए सिक्के मिले, रोमन सम्राट हेड्रियन के सोने का सिक्का मिला और 17 शीशे के सिक्के मिले। खुदाई में मिले किसको, रामचंद्र को, लेकिन कोई चांदी का या सोने का सिक्का नहीं मिला। ओके, ऑल राइट। उसके बाद है आपका 1950 के दशक के मध्य में एक बांध परियोजना आई थी। जो बांध परियोजना आई तो नागार्जुन को खतरे में डाल दिया था, जिसके कारण 1954 से 60 तक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा आर सुब्रमण्यम के नेतृत्व में बचाव खुदाई की गई। तो खुदाई के पाषाण युग को लेकर मध्यकालीन काल में कलाकृतियां सामने आई और बौद्ध स्मारकों सहित 127 स्थलों का पता चला। ठीक है, नागार्जुन कोंडा की नगरीय विशेषता क्या थी, वहां पर दुर्ग था, यानी कि कृष्णा नदी और पहाड़ियों के बीच में सुरक्षित पाया गया, इसलिए वहां पर दुर्ग यानी कि महल जिस तरीके से बनाए होते हैं वैसे बना हुआ था। इसमें 600 से 900 ईसा पूर्व तक की गढ़ की दीवारें, चारों तरफ क्या थी, मिट्टी की चौड़ी दीवारें थी और ये पहला मिट्टी का उपयोग करके दूसरा दूसरा जो बनाया गया था वो पक्की ईंटों का बना हुआ था, तो जिससे कि सुरक्षा दिखाई गई थी। दीवारों का निर्माण स्तंभ इक्ष्वाकु वंश के राजा चमतमुला के शासनकाल में हुआ था, जबकि पुष्पभद्र स्वामी मंदिर का निर्माण, पुष्पभद्र स्वामी का निर्माण वीर पुरुष दत्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश में जो आपका क्या मिला था, इनका दरवाजों दीवारों का निर्माण हुआ था। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं कि एम्फी थिएटर एक था वहां पर, सार्वजनिक भवन जिसे एम्फी थिएटर कहते हैं, जो कि 1000 लोगों के बैठने का स्थल था और वहां की जो पहाड़ियां थी वो वहां पर साउंड प्रूफ के लिए लगाई गई थी। ठीक है, आई होप आप यहाँ पर इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद है गोदी, क्या होता था गोदी, है तो यानी 76 मीटर ऊंचा घाट था। तो यहाँ पर इस्तेमाल स्तंभ, सोना, कपास, इस सब का मतलब व्यापार किया जाता था। संगमरमर के पत्थर का आयात होता था। ब्राह्मीशिला लेख से पता चलता है कि इस्तेमाल बौद्ध भिक्षुओं द्वारा व्यापार का प्रबंध, बौद्ध भिक्षुओं को सामान की जरूरत पड़ती थी, उसके लिए भी व्यापार का प्रबंध था यहाँ पर। और जो कावेरी पट्टनम बंदरगाह है वो कृष्णा नदी पर स्थित है, जिसका निर्माण 3 चरण में हुआ था, जिसमें एक मंडप बना था, एक कक्ष बना था और एक अर्धवृत्ताकार जोड़ बना था। विश्राम गृह यानी कि एक बहुत ही 12 कमरों के सड़क किनारे 12 से ज्यादा विश्राम गृह थे, यानी कि सड़क के किनारे इतने सारे विश्राम गृह भी थे यात्रियों के लिए। और चूना पत्थर के स्तंभ थे और उसमें कुहू पाट कुट्टू कुट्टा